हेलो गाइस, दिस साइड खुशी कुमारी। हम कर रहे थे सीए फाउंडेशन के लॉ का चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हमारा जो यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर होने वाला है। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज गिविंग इफेक्ट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस पैराग्राफ। हमने पहले पढ़ा है कि एक्सेप्टेंस और ऑफर के लिए जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए जो भी जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। वन इम्पॉर्टेंट कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज देयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हमें ऑफर और एक्सेप्टेंस को इफेक्टिव बनाना है तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए एफिशिएंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जो कि होना ही चाहिए। बताओ क्यों? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और जो रिवोकेशंस की दिक्कतें होती है ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। अब सेकंड पैरा है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इन सच अ केस द क्वेश्चन ऑफ रिवोकेशन डज नॉट अराइज सिंस द ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस आर मेड इंस्टेंटली। देखिए, अगर दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अगर फेस टू फेस बैठ करके बात कर रही है तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कम्युनिकेशन में। ऑब्वियसली बात है, अगर दो लोग अगर सामने बैठ करके अपना कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें रिवोकेशन की भी दिक्कत खत्म होगी और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा और फिर एक्सेप्टेंस लेन देन में इसकी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, झंझट नहीं होगी। झंझट वहां स्टार्ट होती है जहां पे दोनों पार्टीज डिस्टेंस में होते हैं। The difficulty arises when the contracting parties are at a distance from one another and they utilize the service of the post office or telephone or email. डिफिकल्टी वहां पे बढ़ती है जब दोनों की दोनों पार्टीज डिस्टेंस में होती है, दूरी में होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब दूरी पे होंगे तो वो किसी ना किसी भी तरीके का सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि बाय पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, ईमेल। इन तीनों जरिए या फिर बहुत से पुराने जमाने में फैक्सेस, इन सब का इस्तेमाल होता था कम्युनिकेट करने के लिए। इट इज वेरी मच रिलेवेंट अस टू नो द एग्जैक्ट टाइम्स व्हेन द ऑफर और एक्सेप्टेंस इज मेड कंप्लीट। लेकिन ये हमारे लिए जानना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब ऑफर एक्सेप्टेंस, कब ऑफर कम्युनिकेट माना जाता है और कब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड माना जाता है, और किसके लिए कब वो टाइम कंप्लीट होता है और किसके के लिए कब वो टाइम कंप्लीट होता है, ऑफरर और ऑफरी के लिए। और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स में। ऑफर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कब कम्युनिकेटेड माना जाता है। इन द टर्म ऑफ सेक्शन 4, ये सेक्शन 4 में होता है। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, जो ऑफर कम्युनिकेटेड वो तब कंप्लीट माना जाता है जब व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जब वो ऑफर ऑफरी के पास, जिसके लिए वो ऑफर बना, उसके पास अगर वो ऑफर पहुंच जाए तब वो ऑफर कम्युनिकेटेड माना जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया जा रहा है, व्हेन अ पर्सन when A makes a proposal to B by a post to sell his house for 5 lakh, and if the letter containing the offer is posted on 10th March and if the letter reaches B on 12th March, the offer is said to have been communicated on 12th March when B received the letter. ए ने बी के लिए एक प्रपोजल बनाया कि ऐसा है कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ 5 लाख में, और बी ने क्या किया, इफ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन 10th मार्च। जब मान लीजिए ए ने उस लेटर को 10th मार्च में पोस्ट कर दिया, लेकिन बी के पास वो लेटर पहुंचा 12 मार्च को, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो ऑफर कम्युनिकेटेड 12 मार्च को माना जाएगा। जब बी के पास वो ऑफर पहुंच जाएगा तब वो ऑफर कम्युनिकेटेड माना जाएगा, जब वो लेटर पहुंच जाएगा बी के पास। Thus it can be summed up the when the proposal is made by post। अगर प्रपोजल पोस्ट के जरिए भेजा जा रहा है तो its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made। जिस इंसान के लिए वो ऑफर बना हुआ है उस इंसान के पास पहुंच जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, एक छोटा सा ट्विस्ट है कि mere receiving of the letter is not sufficient। ये सफिशिएंट नहीं है कि बी के पास वो लेटर पहुंच गया तो ये सफिशिएंट है, ऑफर कम्युनिकेटेड ही माना जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बी को उस ऑफर को, उस लेटर को पढ़ना मस्ट है। अगर वो ऑफर को नहीं पढ़ेगा तो तब भी वो ऑफर कम्युनिकेटेड नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अगर सपोज मान लेते हैं कि 12 मार्च को बी के पास वो लेटर पहुंचा और 12 मार्च को बी ने उस लेटर को पढ़ लिया, तो वो ऑफर कम्युनिकेटेड उसी दिन मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, he receives the letter on 12th March but he read it on 15th March। in this case offer is communicated on 15th March and not 12th March of
अगर मान लीजिए कि बी ने उसको 12 मार्च को रिसीव कर लिया उसने वो लेटर, लेकिन उसने पढ़ा 15 मार्च को, तो वो जो ऑफर कम्युनिकेटेड है वो 15 मार्च को माना जाएगा, नॉट 12 मार्च। अब हमने ऑफर को कम्युनिकेटेड कब होता है, एक्सेप्टेंस के फॉर्म में, उसको पढ़ लिया। अब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड तब कब माना जाता है, इसको पढ़ना है अब हमें। देयर आर टू इश्यूज फॉर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग, दे आर टू मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अब दो दिक्कत आती है एक्सेप्टेंस में, डिस्कशन में और अंडरस्टैंडिंग में। ऑब्वियस सी बात है कि कम्युनिकेटेड नहीं होगा एक्सेप्टेंस, तो डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग की तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। अब एक्सेप्टेंस किस किस चीजों की हम दे सकते हैं, कम्युनिकेशन बाय एक्ट, कुछ करने के लिए कम्युनिकेशन करना, और कुछ न करने के लिए कम्युनिकेट करना, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ओमिशन माना जाता है कुछ नहीं करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और एक्सेप्टेंस भी हम उस चीज का अगर दे रहे हैं तो। पहले पढ़ते हैं कम्युनिकेशन बाय एक्ट, कुछ करने के लिए कम्युनिकेट करना एक्सेप्टेंस में। वुड इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड वेदर रिटन और ओरल। ऑब्वियस सी बात है, रिटन या फिर ओरल के फॉर्म में हम सामने वाले को उससे कम्युनिकेट करते हैं अपना एक्सेप्टेंस देने के लिए। रिटन वर्ड विल इंक्लूड लेटर, टेलीग्राम, फैक्सेस, ईमेल्स एंड इवन एडवर्टीजमेंट। अगर हम रिटर्न का बात करें तो लेटर के फॉर्म में हम सामने वाले को अपनी बात बता सकते हैं, टेलीग्राम, फैक्सेस। अगर मैं फैक्सेस के बारे में आपको बताऊं तो फैक्सेस पुराने जमाने में ना एक मशीन थी। ये वैसी मशीन थी, मान लीजिए कि ए और बी दोनों के पास फैक्सेस हैं। ए ने अगर ए को किसी भी तरीके का अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर सेंड करना है बी को, तो वो उस फैक्स मशीन में वो जो भी उसने इन पेज लिख रखा है उसको वो उस मशीन में डालेगा, नंबर टाइप करेगा जो भी बी का होगा, बी के पास इफेक्टिवली वो ऑफर पहुंच जाएगा। इसे फैक्सेस बोला जाता था पुराने जमाने में। ईमेल एंड इवन एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी, जो कि वर्ड को माना जाता है, रिटन फॉर्म में माना जाता है। अब ऑरल के बारे में बात करें तो हम टेलीफोन के जरिए, मैसेजेस के जरिए, इवन कम्युनिकेशन या फिर बाय कंडक्ट। अगर हम कंडक्ट का मतलब होता है इम्प्लाइड, बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे अगर हम अपना कम्युनिकेट मान लिया जाता है कुछ करने के लिए, कम्युनिकेटेड बाय एक्ट, कुछ करने के लिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। एक्सेप्टेंस देना, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना बाय ओमिशन, कुछ न करने के लिए एक्सेप्टेंस देना, उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन, टू डू समथिंग। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। A offers 50,000 to me if he does not arrive before the court of law as an evidence to the case. B does not arrive on the date of hearing to the court. Her omissions of doing an act amount to acceptance. ए ने ऑफर किया बी को, अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा अगर तुम कोर्ट में अराइव नहीं हुए एज एन एविडेंस, अगर तुम एविडेंस के फॉर्म में कोर्ट में अराइव नहीं हुए तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। और बी वो मान गया, उसने कुछ बोला हो या ना बोला हो, अगर बोला भी है तो भी अच्छी बात है, अगर उसने कुछ नहीं भी बोला है तो भी अच्छी बात है। बी उस दिन अराइव नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने कुछ नहीं करने के लिए कम्युनिकेट किया और उसको एक्सेप्टेंस भी दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। अगर हम एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट बाय कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्टेंस दे रहे हैं करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एक्सेप्टेंस दे रहे हैं बाय कंडक्ट, अपनी हरकतों से बता रहे कि मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दी। मान लीजिए ए ने किसी कंपनी को, यहाँ अभी इस टाइम पे चल रही है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यही कंपनी चल रही है। मान लीजिए ए ने अमेजोन कंपनी से 250 का अगर उसने पेन ऑर्डर किया, उस कंपनी ने इसने ऑफर दिया, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्टेंस के फॉर्म में वो घर पे उसके डिलीवर कर गई वो पेन उसी प्राइस पर, और उसने ऑन द कैश पेमेंट कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेप्टेंस कई बार इम्प्लाइड होती है, बाय कंडक्ट से होती है। For instance, delivery of goods at a price by a seller to a willing buyer will be understood as a communicated by conduct to convey acceptance. ये वही बात बता रहे हैं कि अगर हम एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट एक बायर और सेलर के फॉर्म में भी देखा जा सकता है। सिमिलरली वन नीड नो एक्सप्लेन व्हाई वन बोर्ड्स अ पब्लिक बस। अगर हम पब्लिक बस का एग्जांपल लें, या फिर ड्रॉप अ कॉइन इन अ वेइंग मशीन, अगर हम किसी वेइंग मशीन में कॉइन डाल करके अपना, वेइंग मशीन वो मशीन होती है जिससे हम अपने वेट को मापते हैं,
अगर एक कॉइन डालकर हम वेइंग मशीन में अगर अपना वेट नापते हैं तो ये भी किसी भी तरीके का कंसिडरेशन है। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर हम बस में ट्रेवल करेंगे पब्लिक बस में तो हम उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। वो जो हम अमाउंट दे रहे हैं उसके बदले हम उसकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो ये कंसिडरेशन है। वेइंग मशीन में अगर हम 1 रुपया भी डाल रहे हैं या फिर 10 रुपए डाल रहे हैं और उस मशीन के सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो ये कंसिडरेशन हमने कुछ दिया तो हमने इसके बदले कुछ सर्विस लिया। The first act, the first act is a conduct of acceptance against its communication to the offer by the public transport authority to carry a passenger. ये जो कानून बनाया है बस के लिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बनाया है कि अगर कोई भी बस किसी भी पैसेंजर को कैरी करके लेके जा रही है तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ लेगी अमाउंट इन अ कैश फॉर्म to a the second act is again a conduct conveying acceptance to use the weighing machines kept the vending company. जो weighing machine के लिए कानून बनाया वो वेंडिंग कंपनी से है। और वैसी बात है ये जो सर्विसेज है कंसिडरेशन की फॉर्म में ही है। The other issue is communicated of acceptance above the effects of act or omissions और बाय कंडक्ट। हमने अभी तक ये पढ़ा जो भी दिक्कतें आ सकती थी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने में, वो था कुछ करने के लिए कुछ न करने के लिए, एक्ट और ओमिशन, और बाय कंडक्ट भी हो सकता है जो भी हम कर रहे हैं। दिस इनडायरेक्ट एफर्ट्स मस्ट रिजल्ट इन इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग इट्स एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस। ये जो इनडायरेक्ट एफर्ट्स है ना, एक्ट, ओमिशन और कंडक्ट, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ करने एक्सेप्टेंस देने के लिए या फिर एक्सेप्टेंस नहीं देने के लिए। If it has no such effects, there is no communication regardless which the acceptor thinks about the offer with himself. Thus, a mere statement, a mere mental unilateral assent in one's own minds would not amount to communicated. अगर मान लीजिए ए ने ऑफर किया बी को, है ना, ए ने ऑफर किया बी को, क्या तुम मेरा गाड़ी खरीदना चाहोगे, कार खरीदनी चाहोगे? अब बी ने अपने मन ही मन में बोल दिया कि भाई हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, बिना कुछ बोले, तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं माना जाएगा, उसको बी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा ए को। तो उसी तरीके से यूनिलेटरल माइंड, यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, मेयर मेंटल यूनिलेटरल मतलब अगर एक इंसान अपनी एसेंस अपनी सहमति दे रहा है, अगर वो अपने माइंड में ही सहमति को रख रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा उसके बाद। अब उसी तरीके के एग्जांपल देख लीजिए, वेयर अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ बैंक टू सेल लैंड टू ए। एक रेजोल्यूशन पास किया बैंक ने एक लैंड को सेल करने के लिए ए को, रिमेन कम्युनिकेशन टू ए, इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो कम्युनिकेशन। उस ए के पास वो रेजोल्यूशन नहीं पहुंचा, तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेटेड नहीं माना जाएगा। बाद में अगर बैंक किसी भी तरह का एक्शन लेता है तो वो इंसान भी एक्शन ले सकते हैं कि आपने ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे मुझे कोर्ट में घसीट सकते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट ही हमारे बीच में नहीं बना हुआ है। हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट, नहीं बना कॉन्ट्रैक्ट। लेट अस नाउ कम टू द इशू ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, उसके बेसिस पे पूरा का पूरा है। मान लीजिए ए है, ए ने ऑफर किया बी को कि ऐसा है मैं तुम्हें 5 लाख पे अपनी गाड़ी खरीद बेचना चाहता हूँ। बाय पोस्ट के जरिए उसने सेंड किया ये चीज, लेटर के फॉर्म में लेटर के फॉर्म में पोस्ट कर दिया वो ऑफर को बी को। अब उसने जो ऑफर सेंड किया वो 12 को किया, उसी एग्जांपल को लेते हैं। अब 14 को बी के पास वो ऑफर पहुंचा, समझ रहे हैं आप बात को? ऑफरर के लिए वो ऑफर जो लेटर के फॉर्म में सेंड किया उस बी को, वो तब कम्युनिकेटेड माना जाएगा जब ऑफरी के पास वो पहुंच जाएगा। आप इस बात को समझते हैं? इसके बाद लेकिन हमें पढ़ना है एक्सेप्टेंस as against the proposer when it is put in the course of transmission to him as to be out of the power of the acceptors to withdraw the same। मान लीजिए बी ने उस चीज को एक्सेप्टेंस दे दी, सहमति दे दी, सहमति देने के बाद उसने क्या किया, उसने बाय पोस्ट को 14th को उसी दिन ही उसने पोस्ट कर दिया, पोस्ट ऑफिस में जा करके उसने उस लेटर को पोस्ट करने के बाद। लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि एक्सेप्ट मतलब प्रपोजी के लिए वो जो एक्सेप्टेंस है
वो कम्युनिकेट मान लिया जाएगा उसी टाइम पे? बिल्कुल भी नहीं। प्रपोजी के लिए वो जो एक्सेप्टेंस उसने भेजा है वो उस समय कम्युनिकेटेड माना जाएगा। मान ली जिस टाइम पे ऑफरर के पास वो पहुंच जाता है लेटर। अब मान लीजिए जो एक्सेप्ट प्रपोजी है, प्रपोजी ने उसको भेजा है 14 मार्च को, उसी दिन भेज दिया, और एक्सेप्टर के पास मतलब सॉरी प्रपोजर के पास वो पहुंचता है 15 को, तो एक्सेप्टर के लिए वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 15 को माना जाएगा। लेकिन ऑफरर के लिए वो एक्सेप्टेंस 14 को ही मान लिया जाएगा, क्योंकि ये इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको फिर से बता देती हूँ। एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड तब माना जाएगा जब वो ऑफरर के पास पहुंच जाएगा, लेकिन ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस तब कम्युनिकेटेड माना जाएगा जब वो ऑफरी उस ऑफर को उस एक्सेप्टेंस को सॉरी भेज देता है ऑफरर के पास जिस टाइम पे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको समझ सकते हैं। Where proposal is accepted by a letter, अब यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। As against the proposals when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same। एक प्रपोजल जब किसी भी तरीके का प्रपोजल सेंड करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए वो प्रपोजल जब एक्सेप्टर के पास पहुंच गया ना तो कुछ नहीं कर सकता। प्रपोजी के पास जब वो पहुंच गया ना, वो जो भी तरीके का प्रपोजल उसने भेजा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथों से वो बात निकल गई। अगर एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस देने के बाद उसका जो एक्सेप्टर जब एक्सेप्टेंस देने के बाद जब उसका जो नॉलेज है, जो भी उसने यस नो भेजा हुआ है, अगर वो प्रपोजर के पास पहुंच जाता है ना तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ से भी बात पहुंच जाती है। अब वेयर अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय लेटर सेंड बाय द पोस्ट, अगर किसी भी तरीके का प्रपोजल सेंड एक्सेप्टेड होता है और उसको उस लेटर को अगर हम पोस्ट के जरिए अगर हम सेंड करते हैं तो क्या हो सकता है। मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है, अब आप इसको रीड ओनली कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ रीड करके। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस व्हेन द लेटर रीचेस द प्रपोजर। एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेटेड तब कंप्लीट माना जाता है जब प्रपोजल्स उसको उस लेटर को एक्सेप्टेंस के फॉर्म में देख लेता है, उसको जब वो मिल जाता है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर्स व्हेन द लेटर रीचेस द प्रपोजर, ऑब्वियस सी बात है कि प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस तब कम्युनिकेटेड मान लिया जाता है जब एक्सेप्टर उस चीज को जिस दिन भेजता है, लेकिन एक्सेप्टर के लिए वो कम्युनिकेटेड तब माना जाता है जब प्रपोजर के पास वो पहुंच जाता है। फॉर इंस्टेंस इन द अबव एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। बी एक्सेप्ट्स ए's प्रपोजल, बी ने एक्सेप्ट किया ए का प्रपोजल and send his acceptance by post on 14th। बी ने एक्सेप्ट किया ए का प्रपोजल और बी ने जो उसको पोस्ट कर दिया 14th को। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए इज कंप्लीट ऑन 14th। जो ए है उसके लिए जो एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा ना वो 14th को माना जाएगा, लेकिन व्हेन द बी के लिए वो कब माना जाएगा, मान लीजिए उसको मिलता है वो लेटर 15th को, तो बी के लिए 15th को वो कंप्लीट माना जाएगा। Here, A, the proposals will be bound by B's acceptance, even if the letter of acceptance is delayed in the post of lost in transit। अब मान लीजिए A के लिए तो कंप्लीट है, लेकिन B के लिए तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा अगर उसका किसी भी तरीके का लेटर जो होगा जो उसने ऑफर को एक्सेप्टेंस दी है, अगर उसका वो एक्सेप्टेंस बाय इस इन अ पोस्ट वो लॉस्ट हो जाता है, ट्रांजिट में खो जाता है या फिर डिले कर देता है, तो ये तो थोड़ी दिक्कत हो गया ना। ए के लिए एक्सेप्टेंस होगी, बी के लिए बी एक्सेप्टेंस डिले ही है। The golden rule in a proposal becomes bound by the contract the moment acceptor has posted a letter of acceptance, but it is necessary that the letter is correctly addressed, adequately stamped and duly posted। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है बी के लिए भी कि वो एक्सेप्टेंस अगर दे रहा है तो उसमें इन चीजों का ध्यान रखे। अगर पोस्ट के जरिए अगर लेटर के फॉर्म में अगर वो सेंड कर रहा है अपना एक्सेप्टेंस, तो उसमें जो एड्रेस उसने भेजा है वो सही होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, जो भी उसने सब कुछ लिखा हुआ है वो करेक्ट होना चाहिए। हाउएवर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर, अब यहाँ पे देखा जाए तो व्यू पॉइंट एक्सेप्टर का भी अलग है, प्रपोजर का भी अलग है। He will be bound by his acceptance only when the letter of acceptance has reached the proposer। So it is
crucial in this case of the letter reaches the proposer. If there is no delivery of the letter, the acceptance could be treated as having been completed from the viewpoint of the proposer. Proposer की नजरों में तो complete है ना acceptance, but not from the viewpoint of the acceptor. acceptance की नजरों में वो complete नहीं माना जाएगा. Of course this will be rise to a awkward situation. ये बहुत ज्यादा awkward situation complete करता है एक पार्टी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. चलिए अब पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्सेस. अगर हमें एक्सेप्टेंस देनी है तो उसके भी बहुत तरीके के जरिए होते हैं, जैसे कि पोस्ट होता है, एक टेलीफोन होता है, टेलेक्स होता है और फैक्स होता है. फैक्स के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जो टेलेक्स होती है, टेलेक्स पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे तारों के जरिए अपनी बातों को पहुंचाने. तारों के जरिए पहुंचाया जाता था, अब तारों के जरिए पहुंचाया ही जाता था. when an offer is made, instantaneous communication like telex, telephone, fax, through an email. The contract is only complete when acceptance is received by the offeree. जब जो एक्सेप्टेंस है ना वो रिसीव्ड हो जाता है ना किसी ऑफर के पास ऑफरी का, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाता है. अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का कॉल ड्रॉप हो जाता है, कॉल कट हो जाता है या फिर किसी भी तरीके की लाइन में डिस्टर्बेंस हो जाती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. अब कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस. स्पेशल कंडीशंस क्या होता है कि किसी भी तरीके के हम जाने अनजाने में ऑफर को एक्सेप्टेंस दे देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमने इस तरीके के ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया है. अभी स्पेशल कंडीशंस कब होती है, जब हम किसी भी तरीके के ट्रेन का टिकट खरीदते हैं तो उसमें छोटे छोटे अक्षरों में ट्रेन के टिकट के पीछे लिखा हुआ होता है कि ऐसा है, कुछ कंडीशंस है यात्रा करते वक्त. उसी तरीके से अगर हम एयरलाइन में अगर एरोप्लेन में अगर हम किसी भी तरीके का ट्रेवल करते हैं तो जो हमें टिकट मिलता है उसके पीछे छोटे 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 अक्षरों में लिखा होता है कि ये कंडीशन से आपको फॉलो करने पड़ेंगे. सम उसी तरीके की माना जाता है कि स्पेशल कंडीशन है. Sometimes there are situations where there are contracts with special conditions. These special conditions are conveyed tacitly. Tacitly मतलब कि जाने अनजाने में हम उसे acceptance दे देते हैं. And the acceptance and these conditions are also conveyed by the offeree again tacitly and without him even realizing. Realize भी नहीं होता उन इंसानों के हमने कि किस तरीके के ऑफर को acceptance दे दिया है. Obvious सी बात है. Where a passenger undertake a travel, the conditions of travels are printed at the back of the ticket. मान लीजिए कोई पैसेंजर ट्रैवल करना चाहता है, ऑब्वियस बात है ट्रैवल करना चाहेगा, वो किसी ट्रेन में हो, बस में हो, तो उसको टिकट मिलेगी. जब उसको टिकट मिलती है तो उसमें कुछ कंडीशंस लिखे होते हैं. अब समटाइम्स these special conditions are brought to the notice of the passengers, sometimes not in any events. अगर किसी इवेंट्स में अगर हम जाते हैं, अब अगर हम किसी एयरलाइन में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे कुछ बोर्ड्स लगे होते हैं. अगर हम उसको अवॉइड कर लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास होता है टिकट्स. The passenger is treated as having accepted the special conditions the moment he bought the ticket. जो वो टिकट खरीदते हैं ना उसमें जो स्पेशल कंडीशंस होती है वो इंसान को, हर एक इंसान को माननी होती है, लेकिन मोस्टली इंसान उस चीज को कर देता है अवॉइड. अब यहाँ पे बताया जा रहा है when someone travels from one place to another by air. मान लीजिए कोई एरोप्लेन के जरिए ट्रेवल कर रहा है. It could be seen that the special conditions are printed at the back of the air ticket in small letters. स्मॉल लेटर्स में उस टिकट के पीछे स्पेशल कंडीशंस लिखी हुई होती है कि आपको ये फॉलो करनी है. Sometimes these conditions are found to have been displayed at the notice board of the airline office. एयरलाइन के ऑफिस में लगे होते हैं उसी स्पेशल कंडीशंस के. स्पेशल जो भी पैसेंजर्स के लिए नोटिस वगैरह होता है वो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है. The questions here is whether these conditions as be considered to have been communicated to the passenger of the airline, and can the passenger be treated as having accepted the conditions. The answer to the question is in the affirmative and was not held. मुकुलदत्त वर्सेस इंडियन एयरलाइन. क्योंकि ऐसा हो चुका है किसी इंसान के साथ, जो ये बहुत ज्यादा फेमस केस है, वेयर द प्लेंटिफ हैड ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता. इसमें ऐसा होता है कि ना एक प्लेंटिफ एक इंसान होता है, वो ट्रेवल कर रहा होता है कि दिल्ली से कोलकाता की तरफ बाय एरोप्लेन, एंड द टिकट बोर्ड कंडीशंस एंड फाइन प्रिंट. टिकट्स में वो सारी की सारी कंडीशंस होती है, बट सच टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी रीजनेबल. उसने नहीं मानी होगी, लेकिन वो जो टर्म्स और कंडीशंस होती है ना वो रीजनेबल होते हैं, उसको फॉलो करना मस्ट होता है. वेयर और लॉन्ड्री. अब एक और एग्जांपल है 61.
एग्जाम्पल नंबर, वेयर अ लॉन्ड्रियर गिव्स हिज कस्टमर अ रिसिप्ट। हमने जो ये पढ़ा वो हमने ये जाना है कि वो जो टिकट्स होती हैं, जो स्पेशल कंडीशंस में जो टिकट्स होती हैं, उसमें उसमें जो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो रीजनेबल होते हैं। लेकिन अभी हम जो एग्जांपल नंबर 61 पढ़ने वाले हैं ना, इसमें अनरीजनेबल कंडीशंस दी गई हैं। इसको समझते हैं। वेयर अ लॉन्ड्री गिव्स द कस्टमर रिसिप्ट फॉर अ क्लॉथ रिसीव बाय रिसिप्ट फॉर वॉशिंग। हाँ, कस्टमर ने एक लॉन्ड्रियर को अपने कपड़े भेजे वॉशिंग के लिए। द रिसिप्ट कैरी स्पेशल कंडीशंस। उसने एक रिसिप्ट पाई, ऑब्वियस सी बात है, रिसिप्ट तो मिलती है। रिसिप्ट पाई उसने, रिसिप्ट पे एक स्पेशल कंडीशन लिखी हुई थी, ऐसा है कि अगर आर टू बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर देयर इन अ tacit acceptance of these conditions is implied by the customer's acceptance of the receipt। अगर आपके कपड़े में किसी भी तरीके का दिक्कत हो जाती है तो हम आपको उसका हर्जाना आधा करके देंगे या फिर नहीं देंगे, ये हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, लॉ की नजरों में भी बेकार है ये। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, लिली व्हाइट वर्सेस मन्नू स्वामी। अब इसमें जो होता है, मान लीजिए पी डिलीवर सम क्लोथ्स टू ड्राई क्लीनर। पी ने कुछ ड्राई क्लीनर को अपने कपड़े दिए लॉन्ड्री वाले को। अब जो वहां पे लॉन्ड्री रिसिप्ट है उसे वो मिला, containing a conditions that in case of loss customers would be entitled to claim 50% of the market price of the value of the article। P lost her new sari। अब जो उसे टिकट मिला उसमें ये लिखा हुआ था कि ऐसा है कि अगर आपको किसी भी कपड़े में नुकसान हो जाता है तो उसका 15% हम आपको अमाउंट रिसीव करेंगे, आपको देंगे, गिव करेंगे आपको अमाउंट। तो पी की एक नई साड़ी खो जाती है। The term were unreasonable and P was entitled to recover full value of the sari from the dry cleaner। अब P रिकवर कर सकता है पूरा का पूरा अमाउंट जो भी उस साड़ी का था, क्योंकि ये कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अनरीजनेबल थी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ऑफरर है ना, यहाँ पे ऑफरर का मोटिव होता है कि हम सामने वाले को पूरी की पूरी बात ना बताएं। ऑफरर इस कंडीशन में सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट भी देता है, पहले से ही बना के रखता है कि हाँ भाई हमें इस इंसान को पूरी तरीके से बात नहीं बतानी है, बहुत सी मामलों में इसको अनअवेयरनेस रखना है या फिर इसको फ्रॉड जैसे दिक्कत हो सकता है। It is well established that a standard form of contracts may enforce and another who is subjectively unaware of the contracts of the document provided the party wanting to enforce the contracts has given notice, which in the circumstances of the case it's sufficiently reasonable। बहुत सी चीजों से अनअवेयर रखता है ताकि वो जो रीजनेबल पॉइंट है उसको ना समझ पाए प्रॉमिसी। Okay, but the acceptor will not incur any conditional obligations if the document is so printed and delivered to him in a such state that it does not resemble notice on its face that it contains certain special condition. In this connections, let us consider a converse situation. A transport carrier accepted the goods for transport without any condition. Subsequently, he issued a circular to the owner of the goods limiting the liabilities for the goods। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके में फॉर्म में बनाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रॉमिसी है अगर वो अनअवेयर है ना तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर वो किसी भी तरीके का लैंड में गुड्स में फ्रॉड करके इंसान जाता है, पूरी तरीके से बात को नहीं समझाता है ऑफरी को, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑफरी पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव कर सकता है ऑफर से, क्योंकि एक फ्रॉड में आ जाता है। अब कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस वाला जो टॉपिक है हम इसमें पढ़ना है कि कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कब कम्युनिकेटेड माना जाता है। अब हमने पढ़ा था ऑफरी और ऑफरर के बीच में, जो हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है वो है एक्सेप्टेंस के बारे में। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर की तरफ से व्यू पॉइंट कब होता है एक्सेप्टेंस का, वो तब होता है, कब होता है प्रपोजल, अगर कोई भी तरीके का प्रपोजल भेजता है तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए वो प्रपोजल तब कम्युनिकेटेड माना जाता है जब एक्सेप्ट प्रपोजी के पास वो पहुंच जाता है। बट प्रपोजी के लिए, एक्सेप्टर के लिए वो तब कम्युनिकेटेड माना जाता है उसका एक्सेप्टेंस जब वो प्रपोजर के पास पहुंच जाता है। इसी के बारे में एक
केस लॉ था कार्लिल वर्सेस स्मॉकबॉल कंपनी। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पे कार्लिल वर्सेस स्मॉल बॉल कंपनी था। ऑब्वियस सी बात है कि हमने पढ़ा था कि एट द टाइम द ऑफरी मे बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस। जो भी तरीके की ऑफर ऑफरी एक्सेप्टेंस के बीच में जो परफॉर्मेंसेस होती हैं उसको कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। In this case, it is not enough. The offeree merely perform the acts, but he should also communicate his performance. Unless the offer include a term, this mere performance will constitute acceptance. ऑब्वियस सी बात है, ऑफर दे रहे तो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, एक्सेप्टेंस दे रहे वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। बट यहाँ पे ना केस है कार्लिल वर्सेस स्मोकबॉल कंपनी। Sorry. In this case, the defendant of sole proprietary concerns manufacturing of medicines। मतलब एक कंपनी थी, सोल प्रोप्राइटी मतलब एक इंसान ने एक कंपनी बनाई थी, प्रोप्राइटी की एक कंपनी बनाई थी। उसमें इसने वो दावा किया था कि कार्बोलिक बॉल को जो भी इनहेल करेगा could be inhaled through the nose of cure influenza, cold and other connected ailments is issued an advertisement for sale of the medicine। जो भी उस कार्बोलिक बॉल्स को इनहेल करेगा तो उसको किसी भी तरीके की नोज की दिक्कत नहीं होगी, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, कोल्ड नहीं होगा, इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। उसने एडवर्टीजमेंट में डाल दिया। और जो भी इसको इनहेल करेगा अगर द एडवर्टीजमेंट ऑल्सो इंक्लूड अ रिवॉर्ड, उस एडवर्टीजमेंट में एक रिवॉर्ड भी था $100 to any person who contracted an influenza after using the medicines who was described as carbolic smoke ball company। Mrs. Khalil bought the smoke balls and used them as directed by the contracted influenza। जो उसने ये भी उस एडवर्टीजमेंट में ये भी ऑफर दे दिया गया कि ऐसा है कि जो भी इस स्मोक बॉल को इनहेल करेगा उसको ये दिक्कत होगी, अगर उसको भी अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंजा होगा या फिर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो जाएगी तो उसको $100 मिलेंगे। और मिसेस कालिल ने बिना कुछ सोचे समझे उसको खरीदा और उसको इनहेल कर दिया और वो उसके बाद वो इन्फ्लुएंजा की शिकार हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें अगर कम्युनिकेशन नहीं भी होगा तो भी वो कम्युनिकेटेड ही माना जाएगा क्योंकि ये सबके लिए था। इस इन स्पेशल कंडीशंस वो कम्युनिकेटेड माना जाता है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये जो टॉपिक है रेवोकेशन का मतलब क्या होता है? रेवोकेशन का मतलब होता है कि हम ऑफर एक्सेप्टेंस को कम मना कर सकते हैं। कम मना कर सकते हैं, आप बताएंगे मुझे? ऑफर जब ऑफरी के पास नहीं पहुंचा हो तब उसको कैंसिल कर दिया जा सकता है, रेवोकेशन के फॉर्म में लाया जा सकता है। एक्सेप्टेंस जब प्रपोजर के पास ना पहुंचा हो तब उसको कैंसिल किया जा सकता है। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे के सारे इसमें यही बताया गया है कि इसको कब कम्युनिकेटेड माना जा सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 62 है। द बिडर एट एन ऑक्शन सेल में विथड्रॉ रिवोक हर बिड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनियर बाय द फॉल ऑफ हैमर। अगर किसी भी तरीके की बोली ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन में क्या होता है? बोली लगाई जाती है। बोली लगाने को कब हम विथड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि कब उसको वापस ले सकते हैं, कब उसको मना कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मैंने बोली लगा दी, मैं 15 लाख की एक चीज खरीदना चाहती हूँ, अगर उस जो ऑक्शनियर है अगर उसने वो जो हैमर को पुट ऑन कर दिया, उसको अगर मार दिया, फॉल कर दिया, गिरा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे खरीदना पड़ेगा। बट अगर उसने हैमर अभी तक नहीं गिराया और उसी समय मैंने रिवोक कर दिया कि अगर मुझे नहीं खरीदना भाई, सॉरी मुझे नहीं खरीदना, मैंने गलती से बोल दिया था, तो उसको ऐसे कर दिया जा सकता है। अभी इसी तरीके के एग्जाम्पल है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है ये। आज से हमारे यूनिट फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।